सिद्धार्थ बोला, नाउ लेट द गेम बिगिन किंग। लेकिन उसे नहीं पता था कि किंग जब किसी अपने के लिए निकलता है तो खेल के नियम बदल जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस कहानी के हर पिछले भाग को देखने के लिए आप मन्नत एक जुनून प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मन्नत एक जुनून भाग 48। वीआईपी लाउंज। शोर शराबे से दूर एक प्राइवेट लाउंज में आमने सामने बैठे थे वेदांश राठौर और सिद्धार्थ रायचंद। दोनों के हाथों में वाइन का ग्लास था, लेकिन दोनों में से किसी का ध्यान वाइन पर नहीं बल्कि एक दूसरे की आंखों पर था। दोनों की नज़रें ऐसी थी मानो सामने बैठे इंसान के दिमाग तक पढ़ लेना चाहती हो। कुछ पल की खामोशी के बाद सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियों से गिलास को हल्के हल्के घुमाते हुए कहा, मिस्टर राठौर, मेरे असिस्टेंट ने बताया था कि आपने कहा था अगर डील करनी है तो सामने आइए। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। तो लीजिए, मैं आपके सामने हूँ। वह कुछ क्षण रुका, फिर सीधे वेदांश की आंखों में देखते हुए बोला, अब मुझे नहीं लगता कि मेरी डील ठुकराने के लिए आपके पास कोई वजह बची होगी। वेदांश ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वाइन का एक छोटा सा घूंट लिया, फिर बेहद शांत स्वर में बोला, मिस्टर रायचंद, वेदांश राठौर सिर्फ सामने आने से प्रभावित नहीं होता। मैं बिजनेस चेहरा देखकर नहीं, शर्तें देखकर करता हूँ। उसने गिलास टेबल पर रखा। उसकी आंखें अब और गहरी हो चुकी थी। और आपकी डील ना मुझे पहले मंजूर थी ना अभी है। सिद्धार्थ के होठों पर हल्की मुस्कान बनी रही। उसने कहा, लगता है आप अपनी बात बदलने वालों में से नहीं हैं। वेदांश ने उसी शांत लहजे में जवाब दिया, अगर सामने वाला मुझे वजह ना दे तो बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ थोड़ा आगे झुका, अगर मैं वजह दे दूँ तो? वेदांश ने बिना पलक झपकाए कहा, फिर शर्तें बदल जाएंगी। डील आपकी हो सकती है लेकिन कंट्रोल मेरा होगा। आखिरी फैसला भी मेरा ही होगा। अगर यह मंजूर हो तो हम आगे बात कर सकते हैं। कुछ क्षण दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। वहीं दूसरी ओर मन्नत, सहानी, पंखुरी, जैस्मिन, अमृता और लूना हॉल के एक कोने में बैठी आपस में बातें कर रही थी। लेकिन उन सबके बीच बैठी मन्नत का ध्यान उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं था। उसकी नज़रें बार बार अनायासी वेदांश की तरफ चली जाती थी। वेदांश जो इस समय पूरी गंभीरता से सिद्धार्थ रायचंद और बाकी लोगों के साथ बिजनेस डिस्कशन में बिजी था। सबसे ज़्यादा तकलीफ मन्नत को इस बात की हो रही थी कि पार्टी में आने के बाद से वेदांश ने एक बार भी उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं था। ना कोई इशारा, ना कोई मुस्कान, ना ही हमेशा की तरह उसकी खैरियत पूछी, मानो वह उसके लिए वहाँ मौजूद ही ना हो। मन्नत ने अनजाने में गहरी सांस ली। क्या हो गया है वी को? उसने मन ही मन सोचा। भले मुझसे नाराज़ है, लेकिन फार्म हाउस में कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। उसकी नज़र फिर वेदांश पर टिक गई। यहाँ तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे मुझे जानते ही नहीं हैं। उसे कुछ देर पहले का दृश्य याद आ गया जब सिद्धार्थ ने मॉल वाली घटना का जिक्र किया था और वेदांश ने पूरे अधिकार से उसका जवाब दिया था। उस समय तो मेरे लिए खरे थे, लेकिन उसके बाद एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखे वी। उसने होठ भींच लिए। अगर ऐसा ही करना था तो मुझे इस पार्टी में आने ही क्यों दिया? उसकी आंखों में हल्की सी उदासी उतर आई। उसी समय सहानी ने लंबी सांस छोड़ते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। उफ यार, कितनी बोरिंग पार्टी है। उसकी बात सुनकर पंखुरी और जैस्मिन हंस पड़ी। सहानी ने सामने बैठे वेदांश, सिद्धार्थ, कबीर और मयंक की तरफ देखते हुए कहा, देखो इन्हें, पता नहीं कौन सी बिजनेस मीटिंग चल रही है। जब से आए हैं बस वही बातें, वही सीरियस चेहरे। उसने मुंह बनाया और इधर हम एंटरटेनमेंट के नाम पर बस जूस पी रहे हैं। अमृता हंस पड़ी और बोली, सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम पार्टी में नहीं किसी बिजनेस सेमिनार में आ गए हैं। यदि म्यूजिक बंद हो जाए तो पार्टी और भी बोर हो जाएगा। सच में यार, बहुत बोरिंग पार्टी है।
उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उन सबकी हंसी के बीच मन्नत की नज़रें अब भी सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी थी, वेदांश पर। वही वीआईपी लाउंज में माहौल बाहर से जितना शांत दिखाई दे रहा था, अंदर उतना ही गहरा खेल चल रहा था। वेदांश भले ही सीधे मन्नत की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसके ठीक सामने लगी बड़ी कांच की दीवार में पर वह रिफ्लेक्शन में उसकी जान साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना किसी को एहसास हुए मन्नत के चेहरे का हर बदलता हुआ भाव पड़ रहा था। उसकी आंखों में उतरती उदासी, बार बार उसकी तरफ उठती नजरें, यहाँ तक कि उसका बेचैन होकर उसे देखते रहना भी वेदांश की नज़रों से छिपा नहीं था। मास्क के पीछे उसके होठों पर एक बेहद हल्की मुस्कान आई, जो अगले ही पल गायब भी हो गई। उसी समय मयंक ने अपना वाइन ग्लास धीरे से टेबल पर रखा और मुस्कुराते बोला, मिस्टर सिद्धार्थ रायचंद, डील की बातें तो पूरी रात होती रहेंगी, लेकिन बिजनेस का पहला उसूल यही होता है कि सामने बैठे इंसान को पहले समझा जाए। उसने हल्का सा सिर झुकाया। जरा हमें भी तो बताइए, आखिर आप है कौन? यह सुनते ही सिद्धार्थ की नज़र एक पल के लिए गहरी हो गई। उसकी निगाह वेदांश से हटकर क्षण भर के लिए मयंक पर गई। वहीं कबीर भी आराम से अपना वाइन ग्लास उंगलियों में घुमा रहा था। उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कान थी। सिद्धार्थ मुस्कुराया और उसने बड़ी सहज आवाज में कहा, इतना तो मैं जानता हूँ मिस्टर मयंक, अगर वेदांश राठौर मेरी पार्टी में आए हैं तो मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता करके ही आए होंगे। उसने वेदांश की ओर देखते हुए कहा। फिर भी सवाल पूछने की वजह? वेदांश आराम से अपनी कुर्सी पर टिक गया। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी। कुछ बातें दूसरों के मुंह से नहीं, सीधे उस इंसान के मुंह से सुनना ज़्यादा दिलचस्प होता है। वैसे भी सिद्धार्थ रायचंद की दुनिया काफ़ी रहस्यमयी है और दिलचस्प भी। सिद्धार्थ के होठों की मुस्कान जरा और गहरी हो गई। अजीब बात है, मुझे तो आपकी दुनिया ज़्यादा रहस्यमयी लगती है मिस्टर राठौर। वेदांश की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। सिद्धार्थ आगे झुकते हुए बोला, इतनी रहस्यमयी कि आपकी दुनिया से कौन कब गायब हो जाए, किसकी ज़िंदगी एक पल में बदल जाए, बाहर की दुनिया को खबर तक नहीं होती। अब टेबल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सिद्धार्थ की आवाज़ अब भी शांत थी, लेकिन उसके हर शब्द में अजीब सी चुभन थी। कभी कभी कुछ लोग आपकी दुनिया के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं और बदले में उन्हें आपकी दुनिया में एक नाम तक नहीं मिलता। ये कहते हुए उसकी निगाह अनायासी दूर खड़ी मन्नत पर जाकर ठहर गई, जो इन सबसे बेखबर अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी। सिर्फ एक पल, फिर उसने दोबारा वेदांश की आंखों में देखा। इस बार उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा ठंडी थी। फ़र्क बस इतना है मिस्टर राठौर, आपकी दुनिया सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है और मेरी दुनिया उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए उसकी बहन आलिया का चेहरा कौंधा और अगले ही पल उसकी आंखें ठंडी हो गई। लेकिन उसने खुद को जल्दी ही संभाल लिया और मुस्कुराकर कहा, मेरी दुनिया को छेड़ने की भूल जिसने भी की, मैं उसकी पूरी दुनिया हिला देता हूँ। ये कहते हुए सिद्धार्थ की उंगलियां वाइन ग्लास पर कस गई। आंखों में एक पल के लिए ऐसी नफरत चमकी कि सामने बैठे वेदांश ने भी उसे साफ महसूस कर लिया। हालांकि वो नफरत वेदांश राठौर के लिए थी या किसी और के लिए, यह समझ पाना नामुमकिन था। लेकिन अगले ही क्षण सिद्धार्थ ने अपने चेहरे के सारे भाव समेट लिए। उसके होठों पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। उसी समय हॉल के दूसरी मंजिल पर अंधेरे में छिपा एक साया सब कुछ देख रहा था। आयुष रेलिंग के सहारे खड़ा, उसकी नज़रें नीचे सिर्फ एक ही जगह टिकी थी, वेदांश और मन्नत। उसकी आंखों में दर्द भी था, नाराज़गी भी और 3 सालों से दबा हुआ अकेलापन भी। उसने गहरी सांस ली। सोचा नहीं था भाई, मेरी कमी आपको इतनी आसानी से भूल जाएगी। शायद सच में अब आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने सिर्फ मन्नत रखती है। उसने आंखें बंद की। सालों की कही हुई बातें उसके कानों में फिर गूंज उठी। बस एक बार मन्नत को मिस्टर एक्स तक पहुंचा दो, उसके बाद वेदांश का पूरा ध्यान फिर तुम्हारी तरफ होगा। आयुष ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं नहीं जानता मैं सही हूँ या गलत, लेकिन अगर आपको वापस पाने के लिए मुझे यही करना पड़े तो आज मैं वही करूँगा।
उसकी आंखों में मजबूरी और जिद दोनों साथ दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक वेटर ट्रे में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेकर मन्नत और उसकी टीम के पास आया। उसने मुस्कुराते हुए सबके सामने एक एक गिलास रख दिया। इंजॉय योर ड्रिंक मैम। इतना कहकर वह वहां से चला गया। सभी ने आराम से अपना अपना ड्रिंक पीना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मन्नत ने पहला घूंट लिया उसे स्वाद कुछ अजीब सा लगा। उसने हल्का सा भवें सिकोड़ ली। ये टेस्ट इतना अलग क्यों लग रहा है? हालांकि उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और 2-3 घूंट और पी लिए। कुछ ही क्षण बाद उसे अचानक अपने भीतर एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। सिर हल्का हल्का भारी होने लगा और अगले ही पल उसे जोर की मितली महसूस हुई। मन्नत ने तुरंत अपना हाथ मुंह पर रख लिया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। यह देखकर लूना घबरा गई। मनु, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मन्नत ने गहरी सांस लेते हुए कहा। पता नहीं, अचानक बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे बहुत जोर से उल्टी आने जैसी फीलिंग हो रही है। आई थिंक मुझे वॉशरूम जाना होगा। वह उठने लगी, लेकिन लूना ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं मनु, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। फिर वह उसके कान के पास झुककर धीमे से मुस्कुराई। वैसे भी किंग का साफ आदेश है, तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। मन्नत ने कुछ नहीं कहा। सच तो यह था कि अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह बहस करने की स्थिति में भी नहीं थी। दोनों तेज कदमों से वहां से निकल गई। रास्ते में उन्हें होटल का एक स्टाफ मेंबर मिला। लूना ने तुरंत पूछा, एक्सक्यूज मी, वॉशरूम कहाँ है? स्टाफ ने विनम्रता से जवाब दिया, मैम, ग्राउंड फ्लोर की वॉशरूम फिलहाल मेंटेनेंस की वजह से बंद है। अगर आपको जाना है तो फर्स्ट फ्लोर पर लेफ्ट कॉरिडोर में वॉशरूम है, आप वहीं चली जाइए। थैंक यू। लूना मन्नत को संभालते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ गई। वहीं वीआईपी लाउंज में बैठा वेदांश भले ही सीधे उनकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन सामने लगे शीशे के रिफ्लेक्शन में उसने दोनों को जाते हुए देख लिया। उसकी गहरी नज़र कुछ पल तक उन्हीं पर टिकी रही। फिर उसने मन ही मन खुद को शांत किया। लूना उनके साथ है, फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं। तभी सिद्धार्थ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और उसका पूरा ध्यान उस पर टिक गई। उसी समय वही वेटर जिसने कुछ देर पहले ड्रिंक सर्व की थी, धीरे से एक सुनसान कोने में पहुंचा। उसने अपने कान में लगे छोटे से ईयरपीस को छुआ और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, टारगेट ने ड्रिंक पी ली है, वह इस वक्त फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही हैं। दूसरी तरफ होटल के सर्विस कॉरिडोर में खड़ी सालू के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से आंखें बंद कर गहरी सांस ली, फिर लगभग फुसफुसाते हुए बोली, अब असली खेल शुरू होता है। उसकी आंखों में ऐसी चमक उतर आई जो आने वाले तूफान की गवाही दे रही थी। वहीं सिद्धार्थ के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है मिस्टर राठौर, उसने पूरी शांति से कहा। तो क्यों ना हम अभी इसी वक्त पेपर वर्क पूरा कर ले। उसके इतना कहते ही टेबल पर छाया माहौल अचानक गंभीर हो गया। कबीर और मैं की नज़रें एक साथ सिद्धार्थ के चेहरे पर टिक गई। सिद्धार्थ के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उसके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। वह मन ही मन बोला, डील तो मैं आज हर हाल में तुम्हारे साथ करके रहूँगा वेदांश राठौर। अब देखता हूँ तुम्हारे पास इसे टालने का क्या बहाना बचता है। वहीं वेदांश के चेहरे पर अभी कोई खास भाव नहीं था। मास्क के पीछे उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि कुछ ही देर पहले उसके हथियारों की पूरी खेप गायब हुई है। ऐसे समय में किसी भी नए एग्रीमेंट पर साइन करना बेहद जोखिम भरा था, लेकिन अगर वह इस वक्त साफ इनकार करता तो सिद्धार्थ समझ जाता कि उसकी चाल काम कर गई है, और यही बात वेदांश किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहता था। सिद्धार्थ की मुस्कान धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। तभी उसका असिस्टेंट कुछ दस्तावेज लेकर वहां पहुंचा। उसने फाइल सम्मान के साथ सिद्धार्थ के सामने टेबल पर रख दी। सिद्धार्थ ने बिना जल्दबाजी दिखाए फाइल खोली और उसे धीरे से वेदांश की ओर सरका दिया। मिस्टर राठौर, आइए एक नई शुरुआत करते हैं, उसने वाइन का गिलास उठाते हुए कहा। यकीन मानिए बहुत जल्द बिजनेस की दुनिया हमारे इशारों पर चलेगी। वेदांश ने पहले उन कागजों पर नजर डाली, फिर धीरे धीरे अपनी निगाहें उठाकर सिद्धार्थ की आंखों में देखी। उसके होठों पर एक बेहद हल्की तिरछी मुस्कान उभरी। मिस्टर रायचंद, मेरी दुनिया
मेरे हाथों में थी और रहेगी। आप जिस दुनिया को जीतने का सपना देख रहे हैं उस पर मैं सालों पहले अपना नाम लिख चुका हूँ। वह कुछ पल रुका, लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है मिस्टर रायचंद। लोग मेहमानों को अपनी पार्टी में बुलाकर उनका स्वागत करते हैं और आप मेहमानों के सामने बिजनेस एग्रीमेंट रख रहे हैं। उसने फाइल पर हल्की सी उंगली थपथपाई। इतनी भी क्या जल्दबाजी है, या फिर आपको डर है कि अगर आज ये कागज़ मेरे सामने नहीं रखे तो कल इन्हें रखने का मौका ही नहीं मिलेगा। वेदांश के आखिरी शब्दों के साथ ही पूरे वीआईपी लाउंज में एक बार फिर खामोशी छा गई। वही मन्नत की हालत अब हर पल बिगड़ती जा रही थी। उसे बार बार तेज उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। लूना उसे संभालते हुए पूरे फर्स्ट फ्लोर पर वॉशरूम ढूंढ रही थी, लेकिन फर्स्ट फ्लोर इतना बड़ा था कि उन्हें सही दिशा समझ ही नहीं आ रही थी। हर तरफ एक जैसे कॉरिडोर, एक जैसे दरवाजे और चारों ओर अजीब सी खामोशी। मन्नत ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए मुश्किल से कहा, लूना, मुझसे अब और रुका नहीं जाएगा। मैं किसी भी कमरे का वॉशरूम यूज कर लेती हूँ, लेकिन मन्नू। लूना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि मन्नत ने सामने दिखाई दिया पहला दरवाजा घुमाकर खोल दिया। दरवाजा अनलॉक था। अगले ही पल वह लगभग भागती हुई कमरे के अंदर चली गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लूना को उसके पीछे अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। मन्नत सीधे कमरे के अंदर बने वॉशरूम की तरफ दौड़ी। उसे न यह देखा कि कमरा किसका है, न ही आसपास नजरें घुमाई। उसकी पूरी कोशिश बस इतनी थी कि किसी तरह अपने भीतर उठ रही बेचैनी से राहत मिल जाए। वहीं लूना कमरे के बाहर ही खड़ी रह गई। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। मनु, तुम ठीक हो ना? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लूना ने फिर थोड़ा जोर से आवाज लगाई, मनु, सुन रही हो? फिर भी पूरा सन्नाटा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ था। अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी और बाहर की आवाज़ अंदर नहीं पहुंच सकती थी। इस सच से न सिर्फ लूना बल्कि मन्नत भी पूरी तरह अनजान थी। दरअसल यह सब कोई संयोग नहीं था। इस पूरे फ्लोर की कुछ चुनिंदा कमरों को पहले से ही जानबूझकर अनलॉक छोड़ दिया गया था। योजना यही थी कि अगर मन्नत की तबीयत अचानक बिगड़े तो वह जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी भी खुले कमरे के अंदर चली जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। जाल बिछाया जा चुका था और मन्नत अनजाने में उसके बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुकी थी। वहीं बाहर लूना ने सहजता से कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुला। उसने दोबारा हैंडल घुमाया, फिर जोर लगाकर खींचा, फिर भी दरवाजा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। लूना की भवें सिकुड़ गई। ये अचानक लॉक कैसे हो गया? उसने तुरंत दरवाजे पर दस्तक दी। मनु, सुन रही हो ना? दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लूना ने फिर आवाज़ लगाई, मनु, क्या तुम ठीक हो? फिर भी सिर्फ खामोशी। उसने गहरी सांस ली। शायद जल्दी में मनु से अंदर से लॉक हो गया होगा। हो सकता कि ऑटो लॉक सिस्टम हो। उसने एक बार फिर हैंडल घुमाया, लेकिन इस बार भी नतीजा वही रहा। अब उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। उसने दरवाजे के करीब आकर धीरे से कहा, मनु, मैं नीचे जाकर मास्टर की लेकर आती हूँ। तुम घबराना मत, मैं अभी आई। इतना कहकर वह तेज कदमों से कॉरिडोर की ओर बढ़ गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह वहाँ से जाएगी, यही कुछ पल पूरी बाजी बदल देंगे। वही मन्नत अभी भी वॉशरूम के अंदर बेसिन का सहारा लेकर खड़ी थी। उसके दोनों हाथ बेसिन के किनारे को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उंगलियों की नसें तक उभर आई थी। मन्नत ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, फिर आईने में खुद को देखा। चेहरे पर आई घबराहट अब पहले से थोड़ी कम हो चुकी थी। उसने टिश्यू से अपना चेहरा साफ किया और गहरी सांस लेते हुए हल्का सा मुस्कुरा दी। थैंक यू माता रानी, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर खुद से बुदबुदाई, पता नहीं कैसा सॉफ्ट ड्रिंक था, अजीब सा टेस्ट था उसका। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली, उसकी मुस्कान वहीं थम गई। चारों तरफ घूप अंधेरा, एकदम स्याह अंधेरा। उसकी सांस जैसे बीच में ही अटक गई। ये अचानक लाइट कैसे चली गई? उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह जहाँ खड़ी थी वहीं जड़ होकर रह गई। अनजाने में उसके दोनों हाथ बेसिन के किनारे कसकर पकड़ चुके थे। उसकी उंगलियां कांप रही थी। दुनिया की किसी भी मुश्किल का सामना करने वाली मन्नत
आज भी एक चीज से कभी नहीं जीत पाई थी, अंधेरा। यह डर उसके भीतर इतना गहरा बैठ चुका था कि शायद कठोर ट्रेनिंग भी उसे मिटा नहीं सकती थी। उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आई। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि उन्हें वह खुद साफ सुन पा रही थी। उसने कांपती आवाज में पुकारा, लूना, तुम यहीं हो ना? उसे पूरा यकीन था कि लूना वॉशरूम के बाहर ही खड़ी होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां इस समय कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। मन्नत की सांसें और तेज हो गई। ये अंधेरा कैसे हो गया? उसने घबरा कर अपने पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गई। ओह नो, मेरा मोबाइल! उसे याद आया। जल्दबाजी में वह अपना मोबाइल नीचे टेबल पर ही छोड़ आई थी। उसकी आंखों में डर साफ उतर आया। अब मैं क्या करूं? माता रानी, मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊं? वह अभी खुद को संभालने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी अचानक उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसकी सांस वहीं थम गई, क्योंकि उसे अपने ठीक पीछे किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। ऐसा लगा मानो कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो, इतना पास कि दोनों के बीच मुश्किल से कुछ इंच का ही फासला हो। मन्नत की आंखें डर से पूरी तरह फैल गई थी। उसका गला सूख चुका था। वह चाह कर भी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो। सांसें बेकाबू होकर सीने में अटक रही थी। उसी पल उसके ठीक पीछे एक बेहद धीमी मगर रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज उसके कानों तक पहुंची। कैसी हो बेबी डॉल? बस इतना सुनना था कि मन्नत के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गई, जैसे किसी ने उसकी बरसों पुरानी सबसे भयानक याद को जिंदा करके उसके सामने खड़ा कर दिया हो। उसके होठ कांपे, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। वह चाह कर भी पीछे मुड़कर नहीं देख पाई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अगले ही पल उस अनजान शख्स ने बेहद धीमी आवाज में कहा, सोचा नहीं था हमारी मुलाकात इस तरह होगी। कुछ क्षण की खामोशी, फिर वही जहरीली मुस्कान से भरी आवाज, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था बेबी डॉल। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। जानती हो बेबी डॉल, कुछ डर वक्त के साथ खत्म नहीं होते। वे इंसान के भीतर जिंदा रहते हैं और सही समय आने पर फिर से सांस लेने लगते हैं। मन्नत की सांसें और तेज हो गई। उसकी आंखों से अनजाने में आंसू छलक पड़े। वह अब भी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी वह आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंजी, मैं आज तुम्हें देखने नहीं आया, मैं यह देखने आया हूँ कि तुम्हारे अंदर का वह डर अभी जिंदा है या नहीं। एक पल का विराम, फिर बेहद धीमे मगर सिहरन पैदा कर देने वाले स्वर में, और लगता है बेबी डॉल तुम आज भी मुझे भूल नहीं पाई। सच कहूँ, मैं कभी तुम्हारे अंदर का यह डर भूलने नहीं दूंगा, चाहे तुम कितनी भी ट्रेनिंग कर लो। उस वेदांश राठौर की ट्रेनिंग तुम्हारे अंदर का मेरा खौफ खत्म नहीं कर पाएगा। मन्नत के माथे से पसीने की बूंदें लगातार बहकर उसकी गर्दन तक पहुंच रही थी। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि पूरा शरीर कांप रहा था। पीछे खड़ा वह शख्स उसकी घबराहट को महसूस कर रहा था। उसकी आवाज़ में अजीब सी ठंडी खुशी थी। मन्नत का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, और तभी उसके जेहन में फार्म हाउस का वह दिन कौंध गया जब वेदांश ने ट्रेनिंग के समय सख्त मगर भरोसे देने वाली आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी, याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन सामने खड़ा इंसान नहीं, आपका अपना डर है। जिस दिन आप डर पर काबू पा लेंगी, उस दिन कोई आपको डरा नहीं पाएगा। उस दिन कोई आपको डरा नहीं पाएगा। फिर वेदांश की एक और बात उसके मन में गूंजी, जब भी डर लगे उस इंसान को याद करना जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो, उसकी मौजूदगी महसूस कीजिएगा। हिम्मत अपने आप लौट आएगी। अगले ही पल मन्नत की आंखों के सामने वेदांश का चेहरा उभर आया। उसका शांत चेहरा, उसकी गहरी आंखें और वही अटूट विश्वास। ना जाने क्यों उसके भीतर फैला भय धीरे धीरे कम होने लगा। मन्नत ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। उसके जबड़े भींच गए। उसने कांपते हाथों को मुट्ठी में भींचा और अगले ही पल बिना पीछे देखे पूरी ताकत से अपनी कोहनी पीछे की ओर दे मारी। उफ! पीछे खड़े शख्स के मुंह से दर्द भरी दबे स्वर की आवाज निकली,
शायद उसे इस पलटवार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मन्नत ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अंधेरे में टटोलते हुए उसने किसी तरह वॉशरूम का दरवाज़ा ढूंढा। दरवाज़ा खुलते ही वह पूरी ताकत से बाहर कॉरिडोर की तरफ दौड़ पड़ी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन अब उसके अंदर सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह वहां से निकलना। पीछे अंधेरे में खड़ा वह शख्स कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर उसके होठों पर पहले से भी गहरी रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वह बहुत धीमे स्वर में बुदबुदाया, भागो बेबी डॉल, जितना भाग सकती हो भाग लो, लेकिन तुम्हें आना तो मेरे पास ही होगा। इतना कहकर वह भी धीमे नपे तुले कदमों से कॉरिडोर की ओर बढ़ गया। वहीं पूरे फर्स्ट फ्लोर की रोशनी सामान्य नहीं थी। कॉरिडोर में सिर्फ हल्की धुंधली पीली लाइटें जल रही थी। लंबा सुनसान गलियारा, दीवारों पर पड़ती परछाइयाँ और दूर तक पसरा सन्नाटा। हर कदम के साथ मन्नत का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसके कदम अचानक वहीं थम गए। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर कोई खड़ा था, ब्लैक आउटफिट, परिचित कद काठी और वही चेहरा, आयुष। उसे देखते ही मन्नत का चेहरा हैरानी से भर गया। उसके होठ कांपे। आयुष? उसने अविश्वास से धीरे से उसका नाम लिया। उसे समझ ही नहीं आया कि आयुष कैसे हो सकता है। अगले ही पल कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर खड़ा आयुष बिना कुछ कहे मुड़ा और धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा। मन्नत के मन में एक साथ सैकड़ों सवाल उठ खड़े हुए। आयुष जिंदा है या ये मेरा भ्रम है? उसने अपनी आंखें कस कर मली और फिर जब खोलकर दोबारा देखा तो सच में आयुष उसके सामने था। उसकी धड़कनें अनायास ही तेज हो गई। वह बिना कुछ सोचे मन्नत के कदम अनजाने में उसकी तरफ बढ़ गए। उसे लगा अगर उसने अभी आयुष को नहीं रोका तो शायद वह हमेशा के लिए उसकी नज़रों से ओझल हो जाएगा। वह तेज आवाज में बोली, आयुष रुको, लेकिन सामने चलता हुआ वह साया बिना पीछे देखे आगे बढ़ता रहा। मन्नत भी उसकी तरफ तेजी से बढ़ गई। वहीं लूना होटल स्टाफ के साथ मास्टर की लेकर वापस फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। उसने घबराकर तुरंत दरवाजा खोला। मनु? वह भागते हुए कमरे के अंदर पहुंची, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर कोई नहीं था। लूना का चेहरे का रंग उड़ गया। उसका दिल एक पल के लिए जिसे रुक गया। मनु? उसने जोर से पुकारा, लेकिन पूरे कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। वह तुरंत बाहर कॉरिडोर में दौड़ी। तभी दूर गलियारे में उसे एक लड़की तेजी से जाती हुई दिखाई दी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ब्लैक साड़ी, खुले लंबे बाल और चलने का वही अंदाज। लूना को जरा भी शक नहीं हुआ। मनु? वह पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक मन्नत काफी आगे निकल चुकी थी। लूना के मन में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। मनु, ऊपर क्या कर रही हो? पार्टी तो नीचे हॉल में चल रही है ना? लेकिन मन्नत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कदम आगे बढ़ते ही रहे। वहीं वीआईपी लाउंज में बैठे वेदांश के भीतर अचानक एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसकी धड़कनें सामान्य से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसकी आंखें पल भर में बेहद गहरी और सतर्क हो गई, जैसे उसका अनुभव उसे लगातार किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। बिना एक पल गवाए वह अपनी सिर से उठ खड़ा हुआ। उसने आगे बढ़ना ही चाहा था कि तभी सामने से सिद्धार्थ रायचंद वापस आता दिखाई दिया। कुछ मिनट पहले वह वीआईपी लाउंज से चुपचाप बाहर निकला था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही कंट्रोल्ड मुस्कान थी। वह वेदांश के सामने आकर रुका। सॉरी मिस्टर राठौर, एक जरूरी कॉल अटेंड करनी थी। वेदांश ने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। इट्स ओके। फिर उसी शांत आवाज में बोला, वैसे भी मेरे लिए पार्टी अब खत्म हो चुकी है। वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन सिद्धार्थ एक कदम आगे आकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन पार्टी मेरी है मिस्टर राठौर, और किसी पार्टी के खत्म होने का ऐलान करने का हक मेजबान का होता है। आई थिंक पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। वेदांश की आंखें उसकी आंखों से मिली। एक पल की खामोशी, फिर उसने बेहद ठंडे स्वर में कहा, शायद आपके लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए हो चुकी है। इतना कहकर वह बिना उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ कुछ क्षण तक उसे जाता हुआ दिखता रहा। उसके होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। तो आखिर तुम्हें भी आहट मिल ही गई किंग। वहीं सहानी, जैस्मिन, पंखुड़ी और अमृता भी अपनी सीटों से उठ चुकी थी। चारों की नजरें पूरे हॉल में किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन ना लूना दिखाई दे रही थी, ना ही मन्नत।
तभी वेदांश तेज कदमों से उनके पास पहुंचा। उसकी आवाज़ पहले जैसी शांत थी, लेकिन उसमें छिपी बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। मन्नत कहाँ है? सहानी ने तुरंत जवाब दिया। भाई, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो लूना के साथ वॉशरूम गई थी, लेकिन अभी तक दोनों वापस नहीं आई। बस इतना सुनना था कि वेदांश की मुठ्ठियाँ कस गई। उसकी आंखों की ठंडक अब और गहरी हो चुकी थी। वहीं कबीर और मयंक भी तुरंत उसके पास आए। कबीर ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और फिर धीमे स्वर में बोला, कुछ ठीक नहीं है वेद, मुझे बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हो रहा है। वेदांश ने बिना एक सेकंड गवाए सहानी की तरफ देखा और कहा, सहानी, आप सभी को अब यहाँ से निकलना चाहिए। मैं मन्नत और लूना को लेकर आता हूँ। सहानी ने बिना कोई सवाल किए सिर हिला दिया। वह जानती थी जब वेदांश इस लहजे में आदेश देता है तो हालात सामान्य नहीं होते। वेदांश ने तुरंत मयंक की तरफ देखा। मयंक, प्लान 0 लागू करो और शिव को कॉल करो। मयंक ने बिना देर किए अपना फोन निकाला और धीमे स्वर में कहा, ऑन इट किंग। अगले ही पल पूरी टीम एक्शन मोड में आ चुकी थी। वहीं वीआईपी लाउंज में अब फिर से सन्नाटा लौट आया था। सिद्धार्थ रायचंद अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठा था। उसकी नज़र उसी दरवाजे पर टिकी थी जहां से कुछ क्षण पहले वेदांश तेज कदमों से बाहर निकला था। उसने बेहद सुकून से अपने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास उठाया और एक छोटा सा सिप लिया। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसने गिलास को धीरे से टेबल पर रखा। टक, उसकी उंगलियां आराम से गिलास के किनारों पर घूमने लगी। फिर उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, द डाई इज कास्ट। वह कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उतर आई। फिर उसके होठों से अगला वाक्य निकला, नाउ लेट द गेम बिगिन किंग। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। आज की रात सिर्फ एक बिजनेस पार्टी नहीं, एक नए युद्ध की शुरुआत बनेगी। उसने कुर्सी पर पीठ टिकाते हुए गहरी सांस ली। अब देखते हैं किंग पहले क्या बचाता है, अपना साम्राज्य या अपनी दुनिया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। उसे पूरा यकीन था कि अब खेल उसके कंट्रोल में है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसने जिस शख्स को चुनौती दी है वह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, किंग वेदांश राठौर है। और जब किंग अपने किसी अपने की तलाश में निकलता है तो शतरंज के नियम बदल जाते हैं। वही मन्नत दौड़ते दौड़ते एक सुनसान जगह पर आकर रुक गई। उसके सामने कुछ ही कदमों की दूरी पर आयुष खड़ा था। इस बार वह भाग नहीं रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। मन्नत की आंखों में आंसू थे, होठ कांप रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम जिंदा हो आयुष? आयुष के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। क्यों? मुझे जिंदा देखकर हैरानी हो रही है। मन्नत ने तुरंत सिर हिलाया। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें जिंदा देखकर शायद मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम नहीं जानते, हर दिन हर पल खुद को तुम्हारी और अंकल की मौत का जिम्मेदार समझा है। लेकिन अगर तुम जिंदा थे तो वापस क्यों नहीं आए अपने परिवार के पास, हम सबके पास? और आज इस तरह अचानक मेरे सामने क्यों आए हो? अचानक मन्नत चुप हो गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए, मानो उसके दिमाग में कोई चेतावनी चमकी हो। उसने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। उसकी सांसें तेज हो गई। वो धीमे से बोली, तुम भाग क्यों रहे थे और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? आयुष ने बिना किसी भाव के देखता रहा। उसने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। मन्नत की आवाज अब सख्त हो चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है आयुष? तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? क्या वी को पता है कि तुम जिंदा हो? यह सुनते ही आयुष का चेहरा बदल गया। उसने दांत भींच लिए। आंखों में दबा हुआ जहर फिर से बाहर आने लगा। वह एक कदम और आगे बढ़ा। दोनों अब आमने सामने खड़े थे। उसने मन्नत की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, भाई को सब पता है। उन्हें बहुत पहले से पता है कि मैं जिंदा हूँ। मन्नत की आंखें फैल गई। वह हकी बकी आयुष को देखती रह गई। वहीं आयुष ने आगे कहा, और मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही थी, अगर वो चाहते हैं कि मैं राठौर मेंशन वापस लौटूं तो उन्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। उसकी आवाज़ भरा गई, या मैं या तुम। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने करवाहट से हंसते हुए कहा, और उन्होंने बिना एक पल सोचे हमेशा की तरह तुम्हें चुन लिया। मन्नत जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखें बुरी तरह सिकुड़ गई। उसने पहली बार आयुष की आंखों में अपने लिए इतनी गहरी नफरत देखी थी। उसका दिल कसकर रह गया।
उसने बेहद धीमी आवाज में पूछा। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो आयुष? मैं कुछ समझी नहीं। और तुम मुझसे नफरत करते हो? लेकिन क्यों? आयुष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। वहीं वेदांश की कार तेज रफ्तार से होटल से बाहर निकल चुकी थी। उसकी नज़र बार बार मोबाइल स्क्रीन पर टिकी थी। स्क्रीन पर एक लाइव लोकेशन फीड चल रही थी। जिस रास्ते से मन्नत गुजर रही थी उसकी हर हरकत वेदांश के स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। अचानक उसके दिमाग कल रात की मीटिंग में अटक गया। उसे साफ साफ याद था। केबिन के अंदर सिर्फ 4 लोग मौजूद थे, वेदांश, कबीर, मयंक और लूना। कबीर ने हैरानी से पूछा था, आखिर मन्नू की ट्रेनिंग का वीडियो सर्कुलेट करने की जरूरत ही क्या थी? इससे तो खतरा और बढ़ जाएगा। अगर दुश्मन सतर्क हो गया तो हमारा पूरा प्लान फेल हो सकता है। वेदांश ने बिना कोई भाव बदले गहरी सांस ली और कहा, यही तो प्लान है कबीर। वह वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं जाएगा, वह सीधे मिस्टर एक्स तक पहुंचेगा और उसके साथ साथ आयुष तक भी। और जो इंसान दोनों तक यह वीडियो पहुंचाएगा, मुझे पूरा यकीन है वो अपना गंदा खेल जरूर खेलेगा। वेदांश ने उस इंसान का नाम नहीं लिया, लेकिन मयंक और कबीर दोनों समझ चुके थे कि वेदांश किसी ऐसे खिलाड़ी की बात कर रहा है जिसे वो अच्छी तरह जानता है। वेदांश आगे बोला, आयुष सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है और उसका अगला कदम होगा आयुष को मेरे खिलाफ पूरी तरह भड़काना। उसे पता है कि मुझे हराने का सबसे आसान रास्ता मेरे अपने लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा करना है, इसलिए वो आयुष को भड़काएगा। उसे यकीन दिलाएगा कि अगर उसे अपना मकसद तक पहुंचना है तो मन्नत को मिस्टर एक्स तक पहुंचाना ही होगा और आयुष उसकी बातों में पूरी तरह आ जाएगा। वह खुद मन्नत के सामने आएगा क्योंकि वह जानता है कि मन्नत उस पर कभी शक नहीं करेगी, बल्कि उसे जिंदा देखकर मन्नत सबसे पहला काम यही करेगी कि उसे वापस राठौड़ मेंशन ले जाने की कोशिश करेंगी। वह जानना चाहेंगे कि आयुष जिंदा होकर भी सबसे छिपकर क्यों रह रहा था और आयुष इसी भरोसे का फायदा उठाएगा। कुछ पल कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी मयंक बोला, लेकिन हम इतना सब सोच ही क्यों रहे वेद? हमें तो अभी शक है कि सिद्धार्थ रायचंद ही मिस्टर एक्स है। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वेदांश ने तुरंत उसकी बात काट दी। मैं शक के आधार पर फैसला नहीं करता मयंक। मुझे भी अब यही जानना है कि सिद्धार्थ रायचंद सच में मिस्टर एक्स है या सिर्फ उसका मोहरा, या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी जिसकी पूरी रहस्यमयी दुनिया मिस्टर एक्स से मिलती जुलती है। इसलिए हमें सबूत चाहिए, अंदाजे नहीं। उसने कुछ पल रुककर फिर कहा, लेकिन एक बात तय है, दुश्मन सबसे पहले मन्नत को ही टारगेट करेगा। और मन्नत का सबसे बड़ा डर क्या है? कबीर बिना देर किए बोला, अंधेरा। राइट। वेदांश की आवाज़ और ठंडी हो गई। अगर सिद्धार्थ रायचंद ही मिस्टर एक्स है तो वह पार्टी के बीच कुछ देर के लिए हमारी नज़रों से जरूर गायब होगा। मिस्टर एक्स कभी नहीं चाहेगा कि मन्नत का सबसे बड़ा डर खत्म हो जाए। वह अंधेरे का इस्तेमाल करेगा ताकि डर के कारण मन्नत का दिमाग कुछ पल के लिए काम करना बंद कर दे और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर आयुष उन्हें अपने साथ ले जाएगा। मयंक ने पूछा, तो क्या हम यह सब होते हुए बस देखते रहेंगे? वेदांश हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, हम यही दिखाएंगे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। मैं जानबूझकर मन्नत से दूरी बनाकर रखूंगा ताकि दुश्मन को लगे कि उनका रास्ता पूरी तरह साफ है। उसे जितना भरोसा होगा कि वह जीत रहा है, उतनी ही बड़ी गलती वह करेगा। फिर उसकी नज़र लूना पर गई। लूना, तुम्हारा सिर्फ एक काम है, किसी भी तरह मन्नत की साड़ी में ट्रैक फिट कर देना है। उसके बाद मन्नत जहाँ भी जाएंगी हमें उनकी हर लोकेशन पता होगी। उसने बेहद शांत स्वर में अपनी बात पूरी की। शिकार पकड़ने के लिए कभी कभी शिकारी का भी इंतजार करना पड़ता है। इस बार मैं नहीं, उन्हें यह भ्रम होगा कि उन्होंने मुझे घेर लिया है, जबकि असल में मैं उनकी हर चाल का इंतजार कर रहा हूँ। वेद, मयंक की आवाज़ ने वेदांश की तंद्रा तोड़ दी। वेदांश ने उसकी तरफ देखा। मयंक के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल वेदांश की तरफ बढ़ाया। शिव का मैसेज आया है, हमारे हथियारों की लोकेशन मिल गई है। वेदांश की आंखें तुरंत स्क्रीन पर टिक गई। मैप पर एक लाल बिंदु चमक रहा था। शिव का संदेश भी साथ लिखा था, कंफर्म लोकेशन। दुश्मन खेप को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी में है। मयंक ने गंभीर स्वर में कहा, अगर उन्होंने हथियार वहां से हटा दिए तो फिर उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हमें हर हाल में उनके शिफ्ट होने से पहले अपने हथियार वापस लेने होंगे। कुछ पल कार के भीतर सन्नाटा छा गया। एक तरफ मन्नत खतरे में थी, दूसरी तरफ देश की सुरक्षा से जुड़ी हथियारों की खेप। दुश्मन ने जानबूझकर दोनों वार एक ही समय पर किए थे।
ताकि किंग किसी एक को चुनने पर मजबूर हो जाए। वेदांश की आंखें और गहरी हो गई। उसने बिना घबराए कबीर और मयंक की तरफ देखा, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, यही तो दुश्मन चाहता है कि मेरा ध्यान बट जाए, या तो मैं हथियार बचाऊं या मन्नत को। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसे नहीं पता किंग एक साथ 2 बाजियां भी खेल सकता है। वेदांश ने मयंक की तरफ देखा। मयंक, तुम तुरंत डैम की तरफ निकलो, खेप को किसी भी कीमत पर सुरक्षित अपने कब्जे में ले लो और उसके बाद उसे सीधे हमारी दूसरी सुरक्षित लोकेशन पर भेज दो। उसने एक पल रुककर कहा, ध्यान रखना, एक भी हथियार दुश्मन के हाथ में नहीं रहना चाहिए। मयंक ने बिना देर किए सिर हिलाया। और तुम? वेदांश ने गहरी सांस ली। मैं मन्नत को वापस लेकर आऊँगा। कबीर तुरंत बोला, ठीक है, मैं भी मयंक के साथ जा रहा हूँ, अकेले जाना ठीक नहीं होगा। वेदांश ने हामी भर दी। फिर उसने मयंक के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा गंभीर थी। ध्यान से, क्योंकि अगर मैं दुश्मन होता तो हथियारों के साथ साथ वह मौत भी छोड़कर जाता। मयंक मुस्कुरा दिया। खतरे से हम कब से डरने लगे किंग? वेदांश के होठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। डरना नहीं है, लेकिन दुश्मन को कभी हल्के में भी मत लेना। मयंक और कबीर ने सिर हिलाया। अगले ही पल चौराहे पर पहुंचते ही दोनों गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में मुड़ गई, एक मन्नत की तरफ और दूसरी उन हथियारों की तरफ जिन पर इस समय देश की सुरक्षा भी टिकी हुई थी। क्या मन्नत मिस्टर एक्स के हाथों पहुंच जाएगी या वेदांश सही समय पर पहुंचकर पूरी बाजी पलट देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए मन्नत एक जुनून के अगले भाग के साथ। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।